अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ पीसीएचएस कॉलेज का प्रीलियम पेपर 2021 का। हम करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो पहला सवाल गिवन था डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म या फॉर्म। तो ऑप्शन है पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो बनती हैं डिफरेंट एक या एक से दो या उससे ज़्यादा जो पॉपुलेशंस होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, उनको मिला के एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, फिर कम्युनिटी जो बहुत सारी कम्युनिटी होती है वो एक जगह पे जब वो किसी इन्वायरमेंट के साथ अपने इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप टुगेदर, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कम्युनिटीज़ जो रह रही होती हैं बहुत सारी एक साथ और वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं अपनी नॉन लिविंग सिस्टम के साथ, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो फिर ये जो इकोसिस्टम होता है, बहुत सारी इकोसिस्टम जो अर्थ की जिस जगह पे होते हैं या अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे बहुत डिफरेंट इकोसिस्टम जो होते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो मिलके जब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेते हैं तो वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए कि किससे क्या बनता है और उसके बाद कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता था। उसके बाद अगला सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। तो आपको पेज नंबर 11 पे जो है वो क्लोनिंग की जहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है वहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी कि रीजनरेशन, आइडेंटिकल ट्विंस या जो ट्रिपलेट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ट्यूबर या कैंसर जो होता है उन सब के अंदर क्लोनिंग हो रही होती है नेचुरली। क्लोनिंग क्या आती है बेसिकली कि किसी भी सेल की जो है वो डुप्लीकेट कॉपी इस तरह से बन जाए कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डिवाइड होकर दो में या जितनी भी उसकी डिवीजन हो रही है उसके अंदर इक्वली चला जाए। ठीक है, तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक सेल होता है इसी तरह से वो डिवाइड हो जाता है कि किस तरह से कि उसके जो जेनेटिक कंटेंट है वो इक्वली जो है वो दोनों के अंदर जो दो नए सेल्स बने हैं या जितने भी सेल्स बने हैं डिवीजन होकर, उससे नॉर्मली दो बनते हैं, उसके बाद फिर इससे और जो है वो इससे दो बनते हैं और फिर इससे दो बनते हैं। इस तरह से नॉर्मल जो माइटोसिस हो रही होती है उसके अंदर यही होता है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जो होते हैं वो नेचुरली क्लोन बना रहे होता है। एक सेल अपना दूसरा सेल बना के अपने सेल की क्लोनिंग कर रहा होता है। तो रीजनरेशन के अंदर नेचुरल क्लोनिंग होती है। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर भी ये होता था कि एक स्पर्म जो होता है एक ओवम से फ्यूज़ होता है, एक जाइगोट बनता है और उसकी जो होती है फिर क्लोनिंग हो जाती है कि वो दो अलग आइडेंटिकल जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और फिर उससे जो होते हैं वो दो बेबीज़ बन जाते हैं या दो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। इसी तरह से ट्यूमर के अंदर होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन होती है अनकंट्रोल्ड होती है कि एक सेल बना फिर दूसरा बना तीसरा बना, इस तरह से जो है वो डुप्लीकेट्स बहुत सारे बनते जाते हैं तो वो ट्यूमर और कैंसर की शक्ल बन जाता है। बाकी जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते नेचुरल क्लोनिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस, यानी वो ट्विंस जो कि इस तरह से बन रहे होते हैं कि एक ओवम दो ओवम जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे दो अलग स्पर्म के साथ। इस तरह की जो इस तरह की फर्टिलाइजेशन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो बेसिकली डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेल फीमेल जो ट्विंस होते हैं जिनका जेंडर चेंज होता है और इतने ज़्यादा जो है वो आपस में मिल भी नहीं रहे होते, इस तरह के ट्विंस जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। उसके बाद था ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 के ऊपर उसकी स्टेरॉइड की हेडिंग के अंदर आपको बताया हुआ है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गए, सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं और ये स्टेरॉइड होते हैं इन नेचर। उसके बाद है टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज मैसेंजर। यहाँ पे जो mRNA था वो होता है मैसेंजर mRNA और ये होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बनता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे जो ATP है ये होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और जो NAD है वो होता है डाईन्यूक्लियोटाइड। ADP भी आई थिंक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से न्यूक्लियोटाइड है, ये मोनो है, ये भी मोनो है और ये जो है वो डाई होता है। बाकी mRNA जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, उसके बाद था द प्रोटीन पार्ट ऑफ हॉलो एंजाइम इज़। तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। इस तरह के एंजाइम को जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं या फिर वो हॉलो एंजाइम होते हैं। तो इसके कितने पार्ट हो जाते हैं, दो पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है एपो एंजाइम और जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद था विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो एक्टिव साइट के साथ जो बाइंड करता है मॉलिक्यूल एंजाइम के वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की इनहिबिशन होती थी एंजाइम में, कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो था वो कम्पीट करता था, जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता था जिसने एंजाइम के साथ बाइंड करना है उसके साथ कॉम्पिटिशन करता था और जाके जहाँ पे उसने लगना है बिल्कुल वहीं जाके यानी एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करके उस स्पेस को जो है वो एंजाइम की जो है वो फ़ौरन से ऑक्यूपाई कर लेता था और कॉम्प्लेक्स नहीं बनता था एंजाइम और उसका
सबस्ट्रेट का, उसको इनहिबिट करता था। इस तरह की इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती थी। इसके अपोजिट दूसरी होती थी नॉन कॉम्पिटिटिव। इसके अंदर क्या होता था कि जो इनहिबिटर होता था वो जाके एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता था, बल्कि वो दूसरी एक ऐसी साइट पे जाके बाइंड करता था जो कि कहलाती थी एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे जो इनहिबिटर बाइंड करता था वो कहलाता था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और इस तरह की इनहिबिशन को हम कहते थे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इस तभी आप सही आंसर जो है वो लगा पाएंगे। उसके बाद था विच वन इज़ नॉट द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। तो ये मेरे ख्याल से बुक का सवाल है, मतलब बुक में पीछे गिवन है ये वाला सवाल। तो जो शिज़ोगोनी होती थी वो बेसिकली एसेक्सुअल साइकिल होती थी मॉस्किटो की, जो कि होती थी ह्यूमन के अंदर। उसके अलावा फिर जो उसकी सेक्सुअल साइकिल होती थी स्पोरोगोनी, वो फीमेल इनकी मॉस्किटो फीमेल के अंदर ही होती थी, तो वो कहलाती थी स्पोरोगोनी। उसके अंदर जो गैमेट बनने का प्रोसेस था वो गैमेटोगोनी कहलाता था। इस तरह से सिंगैमी करके कोई प्रोसेस नहीं था या कोई स्टेज नहीं था प्लाज्मोडियम के अंदर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। उसके बाद है क्लास ऑफ प्रोटोजोआ वेयर एडल्ट्स आर सेडेंट्री। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेक्टोरिया की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर थी ये कि उनके एडल्ट्स जो थे वो सेडेंट्री होते थे। बाकी इनकी तमाम तर फीचर जो उनके यंग की जो फीचर थी वो रिसेंबल करती थी सीलिएट से या सीलिएटा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एडल्ट जो कि सेडेंट्री होते हैं जिनके होते हैं सेक्टोरिया। उसके बाद था फार्मिंग ऑफ हनी बी इज़ कॉल्ड, पेज नंबर 213 पे आपको मिल जाएगी। एपीकल्चर के साथ ही लिखा हुआ है कि वर्ड जो है वो ये वर्ड जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है सॉरी। तो आप जो वो वहाँ से देख लीजिएगा। साथ में सेरीकल्चर का भी बताया हुआ है कि जो सिल्क फॉर्म की फार्मिंग होती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। आगे भी किसी एमसीक्यूज़ में पूछेंगे तो आपको यहाँ से चीज़ याद होगी। इसके बाद था साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज, बर्ड के अंदर जहाँ से उनकी जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उस स्ट्रक्चर कहते हैं सायरिंग्स, ठीक है। इनके अंदर स्पेशलाइज सायरिंग्स हो जाते हैं और हमारे अंदर जो होते हैं वो लैरिंग्स होते हैं, जो जिसके पास जो होती है वोकल कॉर्ड होती है, यानी मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स होती है, जिसकी वाइब्रेशन से जब एयर टकराती है और वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टंग आपको पता है, फेरिंग्स आपको पता है क्या होता है। उसके बाद था लैम्प्रे हैज़। तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्प्रे के पास जो होती है वो जॉस नहीं होती। ये बिलोंग करते थे एग्नेथा से, सब फाइलम एग्नेथा से, यानी जॉलेस फिशेस थी। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होनी चाहिए कि एक तो इनके पास जॉस नहीं होता, दूसरी बात इनके पास स्केल्स नहीं होते, और इनके पास जो होती हैं वो पेयर फिन्स नहीं होती, ठीक है। तो ये तीन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये भी हो सकता है कहीं पूछ लें एमसीक्यूज़ वगैरह में, तो मैंने आपको बता दिया कि जॉस नहीं होने के साथ साथ स्केल्स भी नहीं होती बॉडी पे और इनकी फिन्स भी नहीं होती, पेयर्ड। उसके बाद था ग्रुप ड्यूटरोस्टोमेटा इंक्लूड्स फाइलम। तो उसके अंदर कौन से फाइलम आते हैं? जो ड्यूटरोस्टोमेटा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो ओपनिंग बनती थी, पहले जो बॉडी ओपनिंग बनती थी वो पहले एनल ओपनिंग बनती थी या एनस की ओपनिंग बनती थी, उसके बाद माउथ की ओपनिंग आती थी। दूसरे टाइप के थे प्रोटोस्टोमेटा, उनके अंदर पहले माउथ ओपनिंग बनती थी। तो ड्यूटरोस्टोमेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको ड्यूटोस्ट्रोम्स कहते हैं, जिसमें आता है कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कॉर्डेटा जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉर्डेटा नहीं होता तो ये आंसर हो जाता है। बाकी ये कि अगर स्पेसिफिक इन्होंने एक दी हुई एग्जाम्पल तो आप इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद था बाइल कंटेन्स, ऑप्शन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलोट्रिप्सिन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बाइल के पास जो होते हैं वो कोई भी एंजाइम नहीं होते। बाइल की कंपोजिशन क्या होती थी? इसके पास वाटर होता था, इसके पास ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, वाटर होता है, इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ट्रिप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक एंजाइम, पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर होता है वाला एंजाइम, और अमाइलोट्रिप्सिन तो खैर कोई एंजाइम नहीं होता। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होते बाइल के अंदर। उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, पेज नंबर 299 पे लिवर के बारे में लिखा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है एज वेल एज लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। वैसे ऑर्गन वाली बात में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है स्किन भी है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाएगा ऑर्गन के लिहाज से बात करें, लेकिन खैर ये तो पक्का है कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर ही है, ठीक है। उसके बाद था एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज़, ये इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटीज़ होती हैं लंग कैपेसिटीज़ वो आपको याद होनी चाहिए कि जो एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो 5 होती है, 5 लीटर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा जो था वो आपकी बुक में जो है वो 3 और टर्म्स दी हुई हैं। एक तो टोटल लंग कैपेसिटी था, उसके अलावा जो था वो टाइडल वॉल्यूम था, वाइटल कैपेसिटी था और रेजिडुअल वॉल्यूम था। इन तीनों की आपको वैल्यूज़, एटलीस्ट आपको वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम कहता है वो जो अमाउंट ऑफ एयर जो हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे होते हैं, जो कि होता है हाफ ऑफ द लीटर। अगर 1 लीटर जो है वो बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो ये होता है हाफ ऑफ द लीटर। कितना हो गया? 450 टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। भी आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई आपको याद होनी चाहिए, किसकी है? टाइडल वॉल्यूम के। इसके अलावा दूसरी टर्म होती थी वाइटल कैपेसिटी, इसका मतलब होता था फोर्सफुल रिस्पायरेशन, यानी कितना आप फोर्सफुली कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं इन, और फिर उसको एक्सपायर कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू होती थी तकरीबन 4 लीटर्स। 4 लीटर क्या है हमारे पास?
वाइटल कैपेसिटी होती है लंग्स की। इसके अलावा एक और चीज़ होती थी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग का रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए कि वो होता था 1 लीटर, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर रह जाती है, वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है लंग्स के अंदर, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते थे, वो होता था 1 लीटर। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और हाफ ऑफ द लीटर किसकी क्या होती है, अच्छे से आपको ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड मोड, तो उसका आंसर होगा वाटर। ठीक है, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाय द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या उसकी शक्ल में बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, जो कि होता है CH3O। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट आयन किस तरह से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जाके रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फिर वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, या फिर इससे जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन बनता है और फिर इस बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अपना टिश्यूज से जो है वो लंग्स की तरफ। तो ये आपने याद रखना है कि पहले सबसे ज़्यादा जो होता है 70% जो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में होती है, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाकी आंसर नहीं थे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल्स, तो आसान था, कैपिलरी की कोई मस्कुलर वॉल नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है, इसलिए होती है ताकि वहाँ से ईजिली गैसेस एक्सचेंज हो सके। आर्टरी, वीन्स, ये सारी जो होती हैं मस्कुलर होती है, वीना कैवा जो है लार्जेस्ट वेन होती है। उसके बाद है लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ क्लास सेक्टोरिया आर, तो वो थे सीलिया। सही है। उसके बाद द स्टडी ऑफ फिशेस इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रो मीन्स बोन, लॉजी मीन्स स्टडी, तो ये तो बोन्स की स्टडी हो गई। उसके बाद जो थी वो इस्टोलॉजी थी जो कि होती है स्टडी ऑफ फिशेस, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, हाइड्रोबायोलॉजी आई डोंट नो पता नहीं कौन सी टर्म है ये। उसके बाद है कि फाइलम पॉरिफेरा इज़ इंक्लूडेड इन, पेज नंबर 194 पे आपको मिल जाएगा कि पॉरिफेरा के बारे में बताया हुआ है कि ये होते थे पैराजोआ। इनको हम पैराजोआ क्यों कहते थे और बाकी सारे फाइलम्स को मेटाजोआ इसलिए कहते थे क्योंकि पैराजोआ हम इसको इसलिए कहते थे क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी टिश्यूज़ की वो प्रॉपर ऑर्गन के अंदर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, यानी इनके टिश्यूज़ इस तरह से इतने स्पेशलाइज नहीं थे फंक्शन के हिसाब से कि हम उनको कोई ऑर्गन कह सकें। यानी ये वाली चीज़ भी कि सबसे जो सिंपल फॉर्म ऑफ फाइलम हो गया, जो सिंपलेस्ट फाइलम हो गया वो पॉरिफेरा हो गई। इसी बेसिस पे इसको पैराजोआ भी कह रहे थे और इसीलिए कह रहे थे क्योंकि इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं हुए हुए, तो बाकी सारे के अंदर हुए हुए होते हैं, मेटाजोआ कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हो जाता है PCGS का पेपर कंप्लीट, फर्स्ट ईयर बॉटनी के MCQs। आई होप किसी को यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, कोई मसले हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।